देखो इसमें लिख देना, फिर थ्योरेटिकल पार्ट बचा थोड़ा सा, टेट्रासाइक्लिन में मैंने क्या लिखा था, उसमें जो चार रिंग थी, ये अपना था चार रिंग। अब इसमें से मैंने बोला था यहां से नंबरिंग अगर करते हो इसको क्या बोलते हैं, ए क्या हो जाएगा बी, ये होगा सी, ये हो जाएगा डी। अब मैंने तुमसे बोला था डी पे क्या रखना, डबल बॉन्ड, डी को रखना है डबल बॉन्ड, डी को होना चाहिए एरोमेटिक कोरेक्टिविटी। उसके बाद मैंने बोला था अमाइड बॉन्ड जो होगा वो होगा CONH2, कहां पे होगा 2 पे। उसके बाद बोला था 111, 1 पे क्या रखना डबल बॉन्ड हो, 11 पे रखना डबल बॉन्ड हो, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आएगा 2 और 3 के बीच में, और एक कहां आएगा 12, ठीक है। उसके बाद एक डबल बॉन्ड का काम खत्म, फिर यहां से बोला था क्या लगा देना OH, जहां जहां 3 बॉन्ड है, यहाँ 4 बॉन्ड है, यहाँ भी 4 है, तो जहां जहां 3 बॉन्ड है वहां पे बस क्या लगा देना OH, ये अपना हो गया OH। और सबको मैंने बोला था कैसा होगा अल्फा, फिर 6 वाला OH कैसा होता है बीटा, फिर यहाँ भी OH आ जाएगा। डाई मिथाइल अमाइनो सबसे फेमस, इससे क्वेश्चन आता है हमेशा, ये होगा अल्फा, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब अल्फा ही लगा देना। यहाँ पे जो मिथाइल होगा ठीक है वो भी अल्फा ही रहेगा, बस एक ही बीटा पे ही बस OH 6 वाला जो OH होगा ये बस बीटा होगा, बाकी सब अल्फा ही होते हैं। ये अपना स्ट्रक्चर बना इसका टेट्रासाइक्लिन का। अब जो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर बना इसमें मैंने सब पढ़ लिया था, अगर 7 पे क्लोरीन लगाओगे तो 7 क्लोरोटेट्रासाइक्लिन बनेगा, अगर 6 से मिथाइल लगाओगे तो डीमेथ्रोसाइक्लिन बनेगा। फिर अपने पढ़ा था हाइड्रोक्सी ऑक्सी OH लगा देना 5 पे ऑक्सी बनेगा, OH हटा देना 6 से डॉक्सी बनेगा, और 7 पे लगा देना डाइमिथाइल अमाइनो, बाकी सब कुछ हटा देना, तो ड्रग बन जाएगा अपना कौन सा मीनोसाइक्लिन। स्ट्रक्चर पूरे हो गए थे, स्टाइल कार्बन भी हो गया था। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिख लेना, सबसे पहले लिख लेना डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि या पहले वो लिख लो, इसका नेचर कैसा होता है एम्फोटेरिक। जो टेट्रासाइक्लिन होगा इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक सॉल्ट भी बना सकता है और बेसिक सॉल्ट भी बना सकता है, ये दोनों टाइप के सॉल्ट बना सकता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्ट। अब सबसे काम की चीज ये ध्यान रखना, जितने टेट्रासाइक्लिन अवेलेबल हैं सबके मोनोवेलेंट सॉल्ट भी पढ़ना अपने को। कौन सा मोनोवेलेंट है ना, तो टेट्रासाइक्लिन अगर पढ़ रहे हो तो इसका अपने को बात करना है इसका मोनोवेलेंट। तो मोनोवेलेंट से अपन को मतलब है, मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके पास क्या होता है एक प्लस होता है या एक माइनस होता है, जैसे HCl हो गया। अब HCl के पास एक माइनस होगा, एक प्लस होगा H प्लस Cl माइनस, NaOH होगा Na प्लस OH माइनस। तो 1 प्लस या 1 माइनस इसकी वैलेंसी 1 होती है, उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट सॉल्ट। तो टेट्रासाइक्लिन के मोनोवेलेंट सॉल्ट ही होते हैं, ध्यान रखना। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखना, जितने डाइवेलेंट होंगे, अगर तुमने गलती से भी डाइवेलेंट ले लिया, डाइवेलेंट मतलब जिनके पास 2 प्लस या 2 माइनस हो गए, जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम है ना, जितने भी होंगे। अगर अपन ने बोल दिया ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब इनके पास 3 प्लस होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, आयरन, Fe2 प्लस Fe3 प्लस। तो मैं बात करूं ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट की, तो जिनके पास 3 प्लस हो 2 प्लस हो
उनको बोलते हैं डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट। तो अगर गलती से भी तुमने टेट्रासाइक्लिन किसके साथ सॉल्ट बना दिया, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अगर डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट दे दिया, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है इनके साथ, या चिलेट कंपाउंड। चिलेट मतलब कॉम्प्लेक्स। चिलेट वर्ड तब यूज करते हैं जब वो हाईली स्टेबल हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। चिलेट होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, छोड़ते ही नहीं। तो ये अपना मोस्ट टाइप क्वेश्चन है, क्या तुम कब से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर से, तो हर कोई को पता है। तो डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट कोई भी प्रिपरेशन हो, ऐसा नहीं कंपाउंड, कोई भी प्रिपरेशन हो, जैसे मिल्क प्रिपरेशन या आयरन प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन मतलब उससे रिलेटेड जो भी, समझ जाएगा। तो जिसके पास भी डाइवेलेंट होगा, ट्राइवेलेंट होगा, अगर तुमने उसके साथ टेट्रासाइक्लिन दे दिया तो गड़बड़ क्या होगा, ये क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बना लेगा, चिलेट कंपाउंड बना लेगा, फिर वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन में जाके, एब्जॉर्ब ही नहीं होता, फिर किसी काम का नहीं रहा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, चिलेट कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए कभी भी इसके साथ नहीं दिया जाता। कैन नॉट गिवन विद डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट। ये सबने सुना है, ये लाइन तो सबको पता है कि टेट्रासाइक्लिन को डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के साथ कभी नहीं देते। अब वो क्वेश्चन पूछेगा क्यों नहीं देते, तो समझ में आ गया। तो डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि ये चिलेट कंपाउंड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, फिर ये प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता। निकलिए अच्छे से। अगर तुमने जैसे मान लो टेट्रासाइक्लिन लिया, तुम खा रहे हो और तुमने दूध के साथ खा लिया, तो क्या होगा, मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो अगर तुमने दूध भी पी लिया और साथ में टेट्रासाइक्लिन भी खा लिया, तो क्या होगा, वहीं पे जाके वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, किसी काम का नहीं। इसीलिए कभी भी देखना बोला जाता है टेट्रासाइक्लिन अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो बोला जाता है मिल्क प्रिपरेशन के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं खाना है ना। एंटासिड प्रिपरेशन के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं खाना है, कभी आयरन प्रिपरेशन के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं खाना है। तो क्यों, उसका रीजन तुम्हें बता दिया। तो जितने भी मिल्क प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी मिल्क प्रिपरेशन होगी या कोई भी आयरन प्रिपरेशन होगा या कोई भी एंटासिड होगा, इनके साथ टेट्रासाइक्लिन कभी नहीं देना। तो मिल्क प्रिपरेशन के साथ, आयरन प्रिपरेशन के साथ, एंटासिड के साथ, एंटासिड समझ में जाओगे क्यों, क्योंकि एंटासिड में भी क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब होते हैं एंटासिड्स में। सबने सुना होगा एसिडिटी के लिए जो यूज करते हैं एंटासिड। तो एंटासिड में तुम देखना कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कुछ नहीं कुछ तो हो गई, तो एंटासिड ही नहीं बनेगा। तो इसके साथ नहीं देते। अब ये क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि टेट्रासाइक्लिन नॉट गिवन विद, तो समझ जाना। अब उसने ऑप्शन क्या दिया था, मिल्क प्रिपरेशन। आधे लोग आगे बढ़ते ही टिक लगा देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, तो गलत हो जाता है। वहाँ ऑल ऑफ द अबव था, क्योंकि मिल्क भी था, एंटासिड्स भी था, आयरन प्रिपरेशन भी था और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव भी था। समझ में आ गया। तो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इसको किसी के साथ नहीं दिया जाता। कोई भी मिल्क प्रिपरेशन का टेट्रासाइक्लिन नहीं देते, कोई भी एंटासिड्स के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं देते, कोई भी आयरन प्रिपरेशन के साथ एंटासिड नहीं देते। रीजन पूछेगा क्यों नहीं देते, तो उसका रीजन समझ में आ गया। क्योंकि ये क्या करेगा, चिलेट कंपाउंड बना देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा और फिर वो प्रॉपर्ली क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, फिर वहीं पे बैठ जाता कॉम्प्लेक्स बना के। अब ये कॉम्प्लेक्स कहाँ बना देता है, वो तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इमेजिंग करो, तुम्हें स्ट्रक्चर थोड़ी बना के पूछेगा, स्ट्रक्चर बनाओ, बस इतना ध्यान रखना है। ये जो दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड OH, यहीं पे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऐसे इमेजिंग करो, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाना है मेटल के साथ, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, इन सब के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा इस टाइप से। मतलब ऐसे इमेजिंग करो, ऐसा। इसी को कॉम्प्लेक्स जानते हो, थोड़ा देखा होगा। इसी को फिर से उल्टा, मतलब एक स्ट्रक्चर लिखा है, इसी को फिर से उल्टा बना देगा। तो मतलब क्या बनाने का, उसमें नॉलेज के लिए बता दिया। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। जैसे होता है ना कॉम्प्लेक्स में, देखोगा दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, अगर डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के साथ दोगे तो ये क्या करता है, ऐसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स है टेट्रासाइक्लिन, एक और मॉलिक्यूल से इमेजिंग करो, यहाँ भी टेट्रासाइक्लिन है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, चिलेट, फिर छूटता ही नहीं, तो आपस में ऐसे जुड़
टेट्रासाइक्लिन, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते। बस तुमसे क्वेश्चन जो पूछे वो मैंने बता दिया, तुमसे नहीं बोले स्ट्रक्चर बनाओ, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, वो मैंने दिखा दिया नॉलेज के लिए। ये तो अपना क्वेश्चन हो गया पहला मोस्ट टाइम पे। इसीलिए तुमने देखा होगा, अब इकोलॉजी में फिर अच्छे से पढ़ना डिटेल में, कि टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं, जो जैसे न्यूनेट्स हैं, छोटे बच्चे है ना, या चिल्ड्रंस है, या प्रेग्नेंट वुमन्स है, उसको कभी टेट्रासाइक्लिन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? वही रीजन से, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन्स है तो जो डेवलपिंग बेबी होगा उसकी बोन्स बनती हैं, टीथ बनते हैं, तो जब अगर टेट्रासाइक्लिन उसने खा लिया प्रेग्नेंट वुमन्स ने, तो टेट्रासाइक्लिन अंदर जाएगा और उसको जब डेवलप होता है तो कैल्शियम, फॉस्फेट सबका यूज करता है वो। टीथ जब डेवलप होगा तो कैल्शियम, या बोन्स बनेगी तो फॉस्फेट, कैल्शियम उसका यूज करता है। तो वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। जैसे बोन्स बन रहे वहीं जाके चिपक जाएगा टेट्रासाइक्लिन, या टीथ बन रहा है वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, फिर वो छूटता नहीं है। तो बच्चा क्या होता है? एबनॉर्मल पैदा होता है, मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी बोन्स हो जाएंगी, या टीथ हो जाते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, टेढ़े मेढ़े टीथ हो जाएंगे। तो फिर वो इसीलिए नहीं दिया जाता, अवॉइड किया जाता है, रीजन वही जैसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन्स को नहीं दिया जाता, बच्चों को नहीं दिया जाता, क्योंकि न्यूनेट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनका टीथ डेवलप होते हैं, बोन्स बनते रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी डेवलप होती हैं, तो वहाँ पे जाके वो कॉम्प्लेक्स बना देता है और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अवॉइड किया जाता है, टेराटोजेनिक बोला जाता है, या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है इकोलॉजी में पढ़ना अच्छे से। तो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया पूरा, इकोलॉजी में भी कर पढ़ोगे अभी। बस ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा लिखो। अब तुम्हें क्या करना है, अगर इसका डिग्रेडेशन हो गया टेट्रासाइक्लिन का एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, ये थ्योरेटिकल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना। अब आएगा कौन सा? अगर तुमने इसका एसिडिक डिग्रेडेशन करा दिया, डिग्रेडेशन बोलो समझना, कॉमन सेंस है कि अगर तुम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हो तो जो डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट होगा वो तो एक्टिव नहीं होगा ना, टेट्रासाइक्लिन तो ड्रग है, अगर डिग्रेडेशन हो गया मतलब क्या हुआ? इनएक्टिव ही हो गया, कॉमन सेंस है। तो टेट्रासाइक्लिन का अगर तुमने एसिडिक डिग्रेडेशन करा दिया, क्या करा दिया इसका? एसिडिक डिग्रेडेशन, तो ये बना क्या लेगा? ये तुम्हें रट्टा मारना है, ये बना लेगा एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन, एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन। ये तुम्हें याद करना है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि टेट्रासाइक्लिन का एसिडिक मीडियम में डिग्रेडेशन होगा तो क्या बनेगा, वहाँ क्वेश्चन आते हैं। तुमसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बस मैं नॉलेज के लिए पढ़ा दूंगा, देखने के लिए कैसा दिखता है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन होगा और एसिडिक डिग्रेडेशन होगा तो क्या बनाएगा? एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन बनाएगा। बस यही तुम्हें रट्टा मारना है। अबे एनहाइड्रो नाम क्यों पड़ा? अब तुम्हें अगर कभी क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है, ये सब क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। तो एसिडिक डिग्रेडेशन होगा तो कहाँ पे होता है? बस नॉलेज के लिए लिख लो, सी रिंग। आए नहीं कभी नहीं पूछना, सी रिंग पे डिग्रेडेशन होता है, बस इतना ध्यान रखना। एसिडिक डिग्रेडेशन हो या बेसिक डिग्रेडेशन हो, सी रिंग पे होता है। अगर उसने बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि एसिडिक डिग्रेडेशन कहाँ होता है, बेसिक डिग्रेडेशन किस रिंग पे होता है, तो कम से कम तुम्हें ये तो पता रहेगा, सर ने पढ़ाया था, पता था, पूछा नहीं है कभी, पूछता बस इतना ही है। एसिडिक, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं। एसिडिक डिग्रेडेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, बस टिक लगाना एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन काम होगा। लेकिन पूछेगा कहाँ होता है तो टिक लगा के आना सी रिंग पे। अब ऐसा क्यों होता है? बस इमेजिंग करो, देखो मैं बस मैकेनिज्म बता दूंगा। यहाँ से क्या निकल जाता है? OH, क्योंकि एसिडिक मीडियम होगा ना तो वाटर लॉस हो जाता है, तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, बगल से H2O निकल जाएगा, कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। इमेजिंग करो, तो अगर यहाँ से H2O निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया बाई चांस, तो फिर केमिस्ट्री में एक रूल होता है कि अगर कोई रिंग एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकती है तो ऑटोमेटिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक रिंग हाईली स्टेबल होती है। तो जैसे ही यहाँ वाटर लॉस होगा, डबल बॉन्ड आएगा, तुरंत ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और अपन ने क्या पढ़ा था उस दिन कि अगर इसमें कुछ भी छेड़खानी की तुमने तो ड्रग क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। इसीलिए क्या होता है कि
कि अगर एसिडिक डिग्रेडेशन हो गया तो एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनेगा और ये जितने भी इनएक्टिव होते सब इनएक्टिव या टॉक्सिक होंगे या इनएक्टिव होंगे। तो यहाँ पे बस मैंने बता दिया, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, किसी ने पूछ दिया तो पता रहेगा क्यों हुआ, उसका मैंने रीजन समझा दिया। तो मैकेनिज्म से मतलब नहीं है ना, तुम्हें वो मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है कि बेसिक से कैसे टूटेगा, एसिडिक से कैसे टूटेगा, कैसे मैकेनिज्म कैसे पूछेगा उसका, वो सिंपल ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो ये बना देगा ना कि कहाँ पे डिग्रेडेशन होगा। मान लो टफ क्वेश्चन आ गया कि किस पोजीशन पे डिग्रेडेशन होता है, तो तुम टेंशन में आ जाओ अब क्या करें। तो मैंने बता दिया कहाँ पे होगा, सी पे होगा बस। अगला क्वेश्चन लिख लेना बेसिक डिग्रेडेशन, बस ये रट्टा मार का काम कर, क्वेश्चन आते ही इस बार भी आएगा 24 में। अगर टेट्रासाइक्लिन का बेसिक डिग्रेडेशन होगा तो बना देगा कौन सा, आइसोटेट्रासाइक्लिन। अगर इसका बेसिक डिग्रेडेशन होगा ये बना लेगा अपना कौन सा, आइसोटेट्रासाइक्लिन। ये भी कहाँ होता है, सी पे। ये सब कॉम्पिटिशन में फेमस क्वेश्चन है। तो एसिडिक डिग्रेडेशन होगा तो भी सी पे होगा, बेसिक डिग्रेडेशन होगा तो भी सी पे होगा। दोनों एसिडिक और बेसिक सी पे ही होते हैं। और बनता क्या है, आइसोटेट्रासाइक्लिन। सिंपल क्वेश्चन है। एसिडिक होगा तो एनहाइड्रो लगाना, बेसिक होगा तो आइसो लगाना। दोनों क्वेश्चन याद हो गए। जो नहीं आ पाया आज उनको बोल देना, कल वहाँ पे आ जाएंगे एमपी नगर में, सेम टॉपिक रहेगा। और पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज बड़ा वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो फिर बीटा लैक्टम क्या है, मैं 2 घंटे में नहीं पढ़ा सकता, बड़ा चैप्टर है, उसमें 4 चैप्टर आते हैं, पेनिसिलिन, सिफिलिस्कोरिन, मोनोवेक्टम, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर। वो सब फिर अपन पढ़ भी नहीं पाएंगे, फिर एक क्लास में पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में समझ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए बात बीटा लैक्टम जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने एक एक क्लास वाले बचते हैं, मलेरिया हो, वायरल हो, तो अपना 2 घंटे में कवर होते जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगी। सबसे बड़ा वही है, इसमें टाइम लगता है 4 घंटे क्लास। इसमें देखो आइसोटेट्रासाइक्लिन भी याद हो गया। अब आ जाओ किसमें, टेट्रासाइक्लिन का अगर तुमने इंटरमीडिएट पीएच पे, ध्यान से सुनना, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, इसलिए मुश्किल है इस बार आएगा। अगर इंटरमीडिएट पीएच पूछा, इंटरमीडिएट पीएच या उसने पूछा 4 से 6 के आसपास, तो इसका क्या हो जाता है, ईपीमराइजेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, ईपीमराइजेशन। इसका हो जाता है ईपीमराइजेशन। इंटरमीडिएट पीएच पे टेट्रासाइक्लिन का क्या हो जाता है, ईपीमराइजेशन हो जाता है। ये क्या बना लेगा, ईपी टेट्रासाइक्लिन बना लेगा। देखो ईपीमराइजेशन और ईपी टेट्रासाइक्लिन। इंटरमीडिएट पीएच पे टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन करने के बाद क्या बना लेगा, ईपी टेट्रासाइक्लिन। अब इंटरमीडिएट पीएच पे मतलब 4 से 6 के आसपास होगा तो इसका ईपीमराइजेशन हो जाएगा। अभी तुम बोलो सर ईपीमराइजेशन मतलब क्या होता है, तो बस अभी तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा ईपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, छोड़ो। अभी बस इतना पढ़ लो, ईपीमराइजेशन नॉलेज के लिए किसी ने पूछ दिया तो ईपीमराइजेशन का मतलब ये होता है, बट थोड़ा सा डेफिनेशन बस लिखो, चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कायरल कार्बन, ओनली वन कायरल कार्बन। अगर किसी एक ही कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो, है ना, चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन कायरल कार्बन, मतलब एक ही कायरल कार्बन, सबका नहीं, किसी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, उसको क्या बोलते हैं, ईपीमराइजेशन। अरे किसी ने डेफिनेशन पूछ दिया, नॉलेज होना चाहिए ना, तो ईपीमराइजेशन की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कायरल कार्बन, कायरल कार्बन ईपीमराइजेशन तभी यूज करना जब कायरल कार्बन की बात चले। तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो 4 नंबर स्टैंडर्ड, 6 पे मत आ जाना, 6 तो चेंज होते रहता है, 4 नंबर चेंज नहीं होता ना। अरे उस दिन पढ़ाया था, वहां तक कोई छेड़खानी नहीं करना, 4 तक, यहाँ से लेके 10 से लेके 4 तक कुछ नहीं करना है,
जो दिख रहा है वही होना चाहिए। कुछ भी किया तो ड्रग क्या होगा, इनएक्टिव। ये तो चेंज होते रहते हैं 5 6 7। तुम ये मत बोल देना सर आपने 6 क्यों नहीं पढ़ा, मैंने 4 ही क्यों पढ़ा। तो 4 नंबर का जो ग्रुप है वो 4 नंबर पे जो डाइमिथाइल अमाइनो है, अगर तुमने उसको चेंज किया तो भी इनएक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए जो होता है ए रिंग पे होता है, कहाँ पे, ईपीमराइजेशन होता है ए रिंग पे। एसिडिक बेसिक कहाँ होता है, सी रिंग पे। तो टेट्रासाइक्लिन में देखो ये कैसा दिख रहा है, टेट्रासाइक्लिन तो एक्टिव होगा, ये टेट्रासाइक्लिन है। और टेट्रासाइक्लिन में तुम देखो ए वाला जो है ये ऐसा दिख रहा है, बस मैं ए बना रहा हूँ। ये 4 नंबर है, ये देखो डाइमिथाइल अमाइनो अल्फा है। ये तो मैंने बोला भी था, कम से कम 8-10 बार तो क्वेश्चन ही आ चुका है। ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया ए, और ये डाइमिथाइल अमाइनो कैसा है, अल्फा। ये एक्टिव होगा, लेकिन गलती से भी तुमने इसको चेंज कर दिया, जब तक ये अल्फा होगा वो देखो तब तक वो एक्टिव होगा, तब तक टेट्रासाइक्लिन होगा। लेकिन अगर तुमने चेंज कर दिया मतलब उसको क्या बना दिया, बीटा। मैं नीचे बना दिया, अगर मैंने इसी को इसको बीटा बना दिया, नहीं समझ में आया, पूछ लेना। ये जो डाइमिथाइल अमाइनो था इसको मैंने बना दिया बीटा, ये क्या बन गया, ये बना क्या है, ये बन गया बीटा। इसका नाम क्या होगा, ईपी टेट्रासाइक्लिन। ये बन गया ईपी टेट्रासाइक्लिन। देखो अच्छे, अगर ये अल्फा होगा, नहीं समझ में आया पूछ लेना, मैं बस पूरा नहीं बना रहा, समझ आया, बस इतनी इसकी बात करो एक ही। अगर ये अल्फा होगा तो इसका नाम टेट्रासाइक्लिन होगा, एक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही उसको बीटा बनाओगे, ये बीटा बन गया, ये क्या होगा, इनएक्टिव या टॉक्सिक हो जाएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, ईपी टेट्रासाइक्लिन। तो अगर 4 नंबर वाला अल्फा है तब तक टेट्रासाइक्लिन होगा, तो जैसे ही 4 नंबर क्या हो जाएगा, बीटा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ईपी टेट्रासाइक्लिन। उसको बोलते हैं ईपी टेट्रासाइक्लिन। आ गया समझ में। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता देखना, उसी को घुमा फिरा के पूछते रहेगा। एक ही क्वेश्चन को इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, नहीं समझ में आया पूछ लो। मैंने क्या बोला, टेट्रासाइक्लिन होगा तो डाइमिथाइल अमाइनो अल्फा होगा, एक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही 4 नंबर को बीटा कर दोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ईपी टेट्रासाइक्लिन। तो उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया ईपी टेट्रासाइक्लिन। और ईपी टेट्रासाइक्लिन जो तुमने बनाया वो देखो बीटा हो गया, अल्फा से बीटा हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया, ईपी टेट्रासाइक्लिन हो गया, और वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब इससे कितने सारे क्वेश्चन बने होंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछेगा ईपीमराइजेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे ईपीमराइजेशन, ए रिंग में, ए भी आ चुका है, ए रिंग पे होता है। पोजीशन पूछेगा तो 4 पे होता है। ईपीमराइजेशन कब होता है, इंटरमीडिएट पीएच, कितने पीएच पे होता है, 4 से 6 के आसपास। उसका नाम क्या होता है, ईपी टेट्रासाइक्लिन। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, अभी 24 में देखना, उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि टेट्रासाइक्लिन का इंटरमीडिएट पीएच पे क्या बनता है, उसने क्वेश्चन ही पूछा था। बस एक ही क्वेश्चन को देखा 10 बार पूछा होगा, थोड़ा थोड़ा घुमा देता है, कभी ए पूछ लेगा, कभी 4 पूछ लेगा, कभी अल्फा पूछ लेगा, कभी बीटा पूछ लेगा, मतलब सेम नहीं आते, उसी को घुमाते रहता है। तो लास्ट ईयर ये आया था कि टेट्रासाइक्लिन को इंटरमीडिएट पीएच पे डिग्रेडेशन होगा तो क्या बनाएगा, तो ऑप्शन था उसका कौन सा, ईपी टेट्रासाइक्लिन। बस उसने ऑप्शन गलत दे दिया था, है ना। तो फिर बाद में उस जिन्होंने अटेम्प्ट किया था वो सबको नंबर मिल गए, ठीक है। उस ऑप्शन गलत हो गया था, उसने नॉट दे दिया था, नॉट टेट्रासाइक्लिन। फिर बाद में करेक्शन हो गया ईपी टेट्रासाइक्लिन। उसका सही ऑप्शन कौन सा था, ईपी टेट्रासाइक्लिन। समझ में आ गया, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब उसमें ये क्वेश्चन बना देगा, ईपी टेट्रासाइक्लिन में डाइमिथाइल अमाइनो कैसा होता है, अल्फा या बीटा, बीटा होता है। और टेट्रासाइक्लिन में डाइमिथाइल अमाइनो कैसा अल्फा होता है। ये पूरे क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैंने पूरा पढ़ लिया। अब अगर मान लो जब ये बनते हैं, ये कब बनता होगा, जब इसका केमिकल डिग्रेडेशन करा होगा। केमिकल डिग्रेडेशन कब होगा, जब ये एक्सपायरी हो जाए,
मान लो टेट्रासाइक्लिन एक्सपायरी हो गया, ये पढ़ रहे हैं कि बनने एक्सपायर होने के बाद ये क्या क्या बना सकता है। तो टेट्रासाइक्लिन अगर एक्सपायर हो गया या आउटडेटेड हो गया, तो जो एक्सपायरी टेट्रासाइक्लिन है वो क्या क्या बना सकते हैं, समझ में आ गया। एक्सपायरी जानते हो ना, आउटडेटेड। तो अगर टेट्रासाइक्लिन एक्सपायर हो गया, बहुत दिन हो गया रखा बाहर छोड़ दिया तुमने, तो क्या क्या बना सकता है, एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन भी बना सकता है, आइसोटेट्रासाइक्लिन भी बना सकता है, डिपेंड करेगा, या ईपी टेट्रासाइक्लिन भी बना सकता है, या ईपी एनहाइड्रो भी बना सकता है। ईपी एनहाइड्रो मतलब अरे ईपी एनहाइड्रो मतलब दोनों हो गया। ईपी एनहाइड्रो मतलब ईपी बनाइजेशन भी होगा, एनहाइड्रो मतलब एसिडिक डिग्रेड, दोनों डिग्रेडेशन हो गए। तो अगर दोनों डिग्रेडेशन होगा तो ईपी एनहाइड्रो है ना, तो कंफ्यूज मत होना। अगर दोनों डिग्रेडेशन होगा तो उसको ईपी एनहाइड्रो बोलते हैं, ईपी आइसो, ईपी एनहाइड्रो, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों ऐसा तो रूल थोड़ी एक ही हो सकता है सब हो जाए। तो डिग्रेडेशन के बाद आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन का डिग्रेडेशन जब होता है तो ये सब बना सकता है, ईपी एनहाइड्रो, एनहाइड्रो, आइसो सब बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। और वो क्या होगा, टॉक्सिक होगा, इनेक्टिव होगा, है ना। तो करता क्या है वो, अगर तुमने मान लो एक्सपायरी टेट्रासाइक्लिन खा लिया, बहुत दिन का है एक्सपायरी टेट्रासाइक्लिन, और उसको खा लिया, तो कुछ नहीं कुछ तो बना, डिग्रेडेशन हो जाएगा उसका, तो टेट्रासाइक्लिन का। अगर बहुत दिन से रखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन, एक्सपायरी हो गया, इसे बोलते हैं ना एक्सपायरी नहीं खा सकते मेडिसिन, तो एक्सपायरी होने के बाद कुछ नहीं कुछ तो चेंज हो जाता है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन एक्सपायरी हो गया, उसको तुमने खा लिया, तो क्या करेगा, किडनी का जो रस बॉर्डर होता है उसको जाके क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना। इसीलिए उसमें डिस्ट्रॉय क्यों करता है, यही सब के कारण ये बना देता है। कुछ बना होगा, ईपी एनहाइड्रो बना होगा, आइसो बना होगा, कुछ भी बना होगा, वो जाके क्या करता है, इनेक्टिव होता है, टॉक्सिक होता है, और किडनी का जो रस बॉर्डर होता है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसको बोला क्या जाता है, फेनकोनी सिंड्रोम। उसको दिया फेनकोनी साइंटिस्ट ने था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया कौन सा, फेनकोनी सिंड्रोम। अब एक क्वेश्चन आया होगा, फेनकोनी सिंड्रोम क्या होता है। फेनकोनी सिंड्रोम समझ में आ गया। फेनकोनी सिंड्रोम क्या होता है, आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन के कारण होता है, और एक किडनी का जो ब्रश बॉर्डर होता है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, काम इकोलॉजी मेरा काम इतना पढ़ाने का, तो मैंने बता दिया केमिस्ट्री का, समझ में आ गया। तो अगर एक्सपायरी टेट्रासाइक्लिन होगा, आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन होगा, तो किडनी जो होता है उसका ब्रश बॉर्डर को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। उस सिंड्रोम को बोला जाता है कौन सा, फेनकोनी सिंड्रोम। ये अपने पूरे क्वेश्चन होंगे, दोबारा कोलॉजी में पढ़ना, कॉन्फिडेंस आ जाए। अब लास्ट क्वेश्चन लिख लेना, यहां तक लिख लिया सबने अच्छे से। ये पूरा हो गई प्रॉपर्टीज का। अब देखते हैं अपन कौन सा, पीके वाला। अब पीके जो होगा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा, डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी तुम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आए हो फिजिक्स वगैरह में। अपने काम का देखो, जो जिस पीएच पे आयोनाइज होता है वही उसका पीके वैल्यू होता है, जिस पर्टिकुलर पीएच पे, है ना। जैसे मान लो 3 पे आयोनाइज हो गया, 7 पे आयोनाइज हो गया, तो उनका पीके वैल्यू होता है। अब पीके वैल्यू तुम्हें मैं भाई एवरेज बता रहा हूँ, इसके आसपास आएगा तो टिक लगाना है ना, तुम्हें याद करना है बस। तुम्हें ये समझ, ये तुम्हें सब जगह काम आएगा, जितने चैप्टर्स हैं, चाहे सल्फोनामाइड पढ़ो, चाहे डायरेटिक्स पढ़ो, चाहे लोकल एनेस्थेटिक पढ़ो, पेनिसिलिन पढ़ो, सिफिलिस्पोरिन पढ़ो, सब जगह बस एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बस तुम्हें टिक लगाना है। सेम वैल्यू याद नहीं करना है, मतलब नहीं है ना, मुझे याद है तो तुम्हें याद करना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसका याद करने का, बस उसके आसपास देखिए टिक लगाना है। बस 3 के आसपास दिखे तो ये टिक लगाना है, 7 के आसपास दिखे तो ये टिक लगाना है, 9 के आसपास ये टिक लगाना, बस मैं तो लिखा दे रहा हूँ, तो तुम्हें सब जगह काम आए, तो रूल है, सब जगह काम आए। तो पीके वैल्यू अगर 3 के आसपास दिखे ना, अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा, अगर पीके वैल्यू कम है तो एसिडिक ज्यादा होगा कि बेसिक ज्यादा होगा। अगर पीके वैल्यू कम है तो एसिडिटी ज्यादा होगी या कम होगी, क्या होगी, एसिडिटी ज्यादा होती है। पीके वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाए, मैं पीके ये बोल रहा हूँ, एसिडिटी क्या होने लगती है, कम, है ना। जितना कम पीके वैल्यू होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना ज्यादा पीके वैल्यू होता है, पीके भी नहीं बोल रहा हूँ, पीके ए बोल रहा हूँ, एसिडिक,
तो अगर कम होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी, पीके वैल्यू ज्यादा होगा तो एसिडिटी कम होती है, थोड़ा ध्यान रखना, ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर पीके वैल्यू 3 के आसपास आए तो तुम्हें क्या ढूंढना ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ढूंढना। अब 3 के आसपास तो समझ में आया, अब वो 3 नहीं देगा, मैं बोलो 3 के आसपास कुछ भी, सब ड्रग अलग अलग होता है, कभी 2.9 आएगा, कभी 3 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 2.8 आएगा, समझ रहा है, बस मैंने बता दिया आएगा इसी आसपास। तो अगर 3 के आसपास आए अप्रोक्स 3, तो 3 का मतलब ये हुआ 2.9, 3.1, 3.3, 3.2, तो आसपास मैंने लिखा दिया। तो कौन सा ग्रुप ढूंढना, उस पूरे स्ट्रक्चर में किसको ढूंढना, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के टिक लगा के आया, तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड देखना है, टिक लगा देना, ठीक है। या अगर कॉन्जुगेटेड वाले कोई हो, अमाइड, अमाइड भी बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेटेड अमाइड बोल रहा हूँ, उसका रीजन समझा दो, तो भी इसी को ढूंढना। कॉन्जुगेटेड अमाइड हो, अमाइड अमाइड हो, लेकिन सिंपल अमाइड नहीं, यहाँ अलग, यह टेट्रासाइक्लिन में काम आएगा ये वाला अमाइड वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिटी। जितने ज्यादा खींचने वाले ग्रुप हैं एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है, मतलब बढ़ती है, एसिडिटी को बढ़ाते हैं विड्रॉइंग ग्रुप, और रिलीजियस ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। तो अभी तो तुम्हें बस ये समझना है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, नहीं तो नहीं होती बहुत ज्यादा। यहाँ पे रीजन अलग है, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा है, C डबल बॉन्ड O भी लगा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें से देखो अगर 3 के आसपास आए तो तुम्हें क्या देखना है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड टिक लगा दिया जाना, या अमाइड हो, विड्रॉइंग ग्रुप हो, उसको टिक लगा देना, काम खत्म। बस इतना ही काम करेगा पूरी केमिस्ट्री में, अपन मेडिकल में। अगर पीके वैल्यू 7 के आसपास दिखे तो तुम किसको ढूंढना, फिनोलिक ग्रुप को या सल्फोनामाइड को, इनको ढूंढना। सल्फोनामाइड मतलब SO2 एरिस्टो, इनको ढूंढना कहाँ दिख रहा है, फिनोल ग्रुप ढूंढना, सल्फोनामाइड देखना, ऐसे ग्रुप में ढूंढना है। अगर 7 के आसपास आ जाए, अगर पीके वैल्यू 9 के आसपास आ जाए तो तुम क्या करना, अमाइन को देखना, अमाइन ढूंढना, अमाइन भी बोलो, अमाइन बोलो, बस खत्म, तुम्हारा मेडिकेम का काम खत्म। अभी तुम्हें हर चैप्टर में काम आएगा यही वाला रूल, पेनिसिलिन में, सिफिलिस्पोरिन में, टेट्रासाइक्लिन में, या क्या बोलते हैं डायबिटिक्स में देखना, जो सल्फोनामाइड पढ़ाऊंगा भी वहाँ काम आएगा, सब जगह काम आएगा, लोकल एनेस्थेटिक में काम आएगा, सब चैप्टर क्लियर होगा। अब तुम बोलो सर क्वेश्चन कैसे आता होगा, क्वेश्चन से पूछेगा, वो पीके वैल्यू दे देगा, पीके वैल्यू इतना है, पीके वैल्यू इतना है, पीके वैल्यू इतना है, ढूंढो कौन सा ग्रुप किसके लिए होता है, वो तुम्हें स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, बोलेगा टेट्रासाइक्लिन में इतना पीके वैल्यू है, बताओ कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आधे लोगों को समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है, तो वो पीके वैल्यू तुम्हें देगा, और पीके वैल्यू देने के बाद पूछेगा कि टेट्रासाइक्लिन में ये जो पीके वैल्यू दिया है उसने, वो कौन सा ग्रुप होगा उसके लिए, बस तुम्हें वो टिक लगाना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तुम समझना, पीके वैल्यू टेट्रासाइक्लिन में कितने आते हैं, 3। पीके वैल्यू टेट्रासाइक्लिन में 3 होते हैं, मतलब 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन के 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि सबके 3 होते हैं, वो ग्रुप पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें ऐसा सिस्टम है समझना, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो पूरे को देखा जाता है। अगर कोई सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस होगा तो पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाता है, तो समझना।